बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं जे व्यूज़ और मैं हूँ जाहिद भट्ट। नाजरीन, नवाज शरीफ के तोशा खाने जो रेफरेंस है उसके हवाले से एहतसाब अदालत ने एक नया हुक्म जारी कर दिया है। उसकी क्या तफसीलात हैं वो मैं आपके सामने रखूँगा, लेकिन इससे पहले बात कर लेते हैं शहबाज शरीफ के हवाले से। उनकी जो ज़मानत हुई है और जहांगीर तरीन का क्या मामला है। नाज़रीन, जहांगीर तरीन, अब उन्होंने हालिया में एक बयान दिया था जहांगीर तरीन ने कि मेरे तकरीबन 35 बंदे हैं जो जिनमें कुछ उनके एमपीए शामिल है और उनके एमएनए शामिल हैं। लेकिन उनके कहने का मकसद ये था कि अगर उनके बंदे रिज़ाइन कर जाते हैं या तहरीक इंसाफ को छोड़ जाते हैं तो फिर ये हुकूमत के लिए ख़तरा है। ये इस तरह से माजी में भी इस हवाले से बातें की गई हैं, लेकिन अभी तक इमरान खान साहब मुतमिन दिखाई देते हैं और यही खबर है कि बराह रास्त अभी तक खान साहब ने इनको कोई टाइम नहीं दिया, अभी तक कोई वक्त नहीं दिया। तो इससे ये जाहिर होता है कि खान साहब इनकी बातों में मेरे ख्याल से नहीं आने वाले, वो इनसे ब्लैकमेल नहीं होना चाहते। और मेरे ख्याल से वो बिल्कुल भी इस तरह का कोई प्रेशर नहीं ले रहे, जिससे बज़ाहिर ये लोग ये जाहिर करने की कोशिश की। अभी कुछ अर्सा पहले आपने देखा होगा, एक तो नून लीग ने कोशिश की, वो जहांगीर तरीन के मामले में बढ़ चढ़ कर बोलने लगे। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी ने भी बड़ी कोशिश की, अंदरून खाना उन्होंने मुलाकातों की कोशिश की। जहांगीर तरीन को पंजाब के हवाले से उन्होंने कोशिश की कि जहांगीर तरीन अगर हमारी तरफ आते तो पंजाब में वो तब्दीली लाना चाह रहे थे, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं। और जहांगीर तरीन के बंदों ने भी ये बयान दिया था पिछले दिनों कि हम पीटीआई के साथ ही हैं, हमारा उठना बैठना हर मुश्किल और अच्छे बुरे वक्त में हम पीटीआई के साथ हैं। और जहांगीर तरीन का अपना भी यही मौकफ है, हमेशा उन्होंने यही दिया है। तो लेकिन अब उन्होंने जब ये बात कर दी है कि मेरे 35 बंदे हैं, यानी इसका मतलब है वो ये डराना या धमकाना चाह रहे थे कि हुकूमत को मैं प्रेशर दे सकता हूँ, ब्लैकमेल कर सकता हूँ। लेकिन खान साहब अभी तक उनके प्रेशर में नहीं आए और अभी तक उनसे ब्लैकमेल नहीं हुए, और ये लग भी नहीं रहा कि वो आइंदा इस तरह से ब्लैकमेल होंगे। दूसरी जानिब शहबाज शरीफ की जमानत हुई है तो वो नून लीग के लिए एक इम्तिहान बन गया है। नाज़रीन, आपको याद होगा कि माजी में भी जनरल कियानी से शहबाज शरीफ तकरीबन अंदरूनी खाना छुप कर 13 मुलाकातें कर चुके हैं और वो डील करने में माहिर हैं। लेकिन इसका जो सबसे बड़ा नुकसान है वो मरीम नवाज को होगा, नवाज शरीफ को होगा, क्योंकि मरीम नवाज और नवाज शरीफ का जो बयानिया है उसमें और शहबाज शरीफ के बयानिए में हमेशा तजाद पाया जाता है। वो शहबाज शरीफ उनके बयानिए की तरफ नहीं आते, वो उनके बयानिए पे वक्त नहीं करते, बल्कि हमेशा शहबाज शरीफ का एक अपना बयानिया रहा है और वो खुद को जो है ना वो इन चीज़ों से दस्तबरदार कर देते हैं। अब ये इनका कड़ा इम्तिहान है कि अब वो बाहर आ गए हैं, तो अब मरीम नवाज के लिए, नून लीग के लिए एक टेस्ट मैदान है कि नवाज शरीफ और मरीम नवाज जो अपने बयानी से दस्तबरदार होते हैं या फिर वो शहबाज शरीफ की हिमायत करते हैं या वो अपने बयानी पे कायम रहते हैं। और फिर शहबाज शरीफ उस मामले में कहाँ खड़े होंगे ये भी हमें देखना होगा। दूसरी जानिब नवाज शरीफ के हवाले से तोशा खानम रेफरेंस का जो केस था, उस हवाले से जो एहतसाब अदालत है उसने नवाज शरीफ की जो जायदादें हैं, उन जायदादों की क्या तफसीलात है मैं आपको ये भी बताऊंगा, लेकिन उन जायदादों को नीलाम करने का हुक्म दे दिया है। और नेब की एक दरख्वास्त जो थी वो एहतसाब अदालत में थी और एहतसाब अदालत ने वो दरख्वास्त आज मंजूर कर ली है। और मंजूर करने के बाद जो लाहौर के डिप्टी कमिश्नर हैं, इसके अलावा जो शेखुपुरा के डिप्टी कमिश्नर हैं, इन दोनों को ये हुक्म जारी कर दिया है कि आप 60 दिनों के अंदर अंदर नवाज शरीफ की जितनी भी जायदादें हैं उनको जब्त करें और जब्त करके नीलाम की जाएँ, ये बेची जाएँ और इनका जो पैसा है वो कौमी ख़जाने में जमा किया जाए। दूसरी जानिब साथ में ये भी हुक्म दिया कि नवाज शरीफ की जो गाड़ियाँ हैं उन गाड़ियों को भी पुलिस की मदद से आप तहवील में लेकर इनको बेच दें। नवाज शरीफ की जो जायदादें हैं वो उनकी जो तफसीलात हैं वो भी वहाँ पर पेश की गई हैं और नेब ने जो दरख्वास्त दी थी उसमें जो उनकी तफसीलात हैं, गाड़ियाँ हो गई और दीगर उनकी जो जायदादें हैं पाकिस्तान में, उन सब की तफसीलात भी वो बताई गई थी। और अब अदालत ने यह हुक्म दिया है कि नवाज शरीफ की जो जायदाद है वो सारी बेची जाए और जो उनकी ऐसी जायदाद है, यानी जो उनके बैंक अकाउंट्स हैं, इसके अलावा उनकी जो गाड़ियाँ हैं, जो उनकी ज़री ज़मीन है और बाकी दीगर जो जायदादें जो बेची जा सकती हैं या जिन पे कोई मसाइल नहीं है, उन सबको बेच दिया जाए और उनके जो बैंक में रकम है वो रकम कौमी ख़जाने में ट्रांसफ़र कर दी जाए। ये भी अदालत का हुक्म आया है। अब मैं आपको बताऊं कि नवाज शरीफ के जो जायदादें हैं उनकी तफसीलात क्या हैं। कि
سب سے پہلے ناظرین ان کی جو ملز ہیں، جو ملوں میں ان کے جو شیئرز ہیں، ان کی میں تفصیلات کو بتاؤں تو محمد بخش ٹیکسٹائل کے نام سے جو یہ ایک مل ہے، اس میں ان کے تقریباً 4,67,950 شیئرز ہیں نواز شریف کے۔ اس کے علاوہ جو حدیبیہ پیپر مل ہے، اس میں بھی ان کے تقریباً 3,43,425 شیئرز ان کے موجود ہیں۔ حدیبیہ انجینئرنگ کمپنی جو ہے، اس میں بھی ان کے 22,213 شیئرز ہیں۔ اس کے علاوہ اتفاق ٹیکسٹائل مل ہے، اس میں بھی تقریباً 48,606 شیئر کی یہ مالک ہے نواز شریف۔ یہ سارے ان کے شیئرز ہیں۔ اس کے علاوہ ان کے جو بینک کے اکاؤنٹس ہیں، وہ تقریباً 3 ایسے اکاؤنٹ ہیں جو غیر ملکی کرنسی والے ہیں، یعنی جن میں ان کی غیر ملکی یعنی بیرونی کرنسی موجود ہے، وہ 3 اکاؤنٹ ہیں۔ اس کے علاوہ 5 دوسرے اکاؤنٹس ان کے موجود ہیں۔ اب وہ جو 5 اکاؤنٹ ہیں، ان میں تقریباً 6,12,000 روپے پاکستانی روپے موجود ہیں۔ اس کے علاوہ جو دیگر 3 اکاؤنٹس ہیں، ان 3 اکاؤنٹس میں تقریباً ایک میں جو ہے نا وہ 566 یوروز پڑے ہوئے ہیں، دوسرے میں تقریباً 698 امریکی ڈالر موجود ہیں، اور تیسرا جو اکاؤنٹ ہے اس میں 498 برطانیہ کے جو پاؤنڈز ہیں وہ موجود ہیں۔ اب عدالت نے یہ حکم دے دیا ہے کہ اور نیب کو بھی اور جو ڈپٹی کمشنر لاہور ہیں ان کو بھی کہ نواز شریف کی جو جائیدادیں ہیں ان کو منجمد کیا جائے۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ان کی زرعی زمین ہے، گاڑیاں ہیں، بینک اکاؤنٹ ہیں اور مختلف کمپنیوں کی جو شیئرز ہیں، یہ سب چیزیں جو قومی خزانے میں بیچ کر ان کا جو پیسہ ہے وہ قومی خزانے میں دیا جائے، اور 60 دن کا ٹائم دیا ہے، یعنی 2 ماہ کا ٹائم دے کر یہ کہا گیا کہ 2 ماہ کے اندر اندر اس کی جو رپورٹ ہے وہ عدالت کو پیش کر دی جائے۔ اب اس حوالے سے آگے اب دیکھا جائے گا کہ یہ درخواست کو چیلنج کرتے ہیں یا کیا ہوتا ہے، کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، لیکن فی الوقت احتساب عدالت نے یہ حکم جاری کر دیا ہے کہ 60 دن کے اندر اندر اس کی جو رپورٹ ہے وہ ان کو بیچنے کے بعد یہاں پر یہ عدالت میں جمع کروا دی جائے اس کی رپورٹ۔ دوسری جانب ناظرین، کوئٹہ کا جو دھماکہ ہوا تھا، یہ اس کے بعد سے اب انڈیا کے اپنے حالات بہت خراب چل رہے ہیں۔ انڈیا میں آکسیجن کی بہت زیادہ کمی دکھائی دے رہی ہے۔ انڈیا میرے خیال سے وہ واحد ملک ہے جس میں ایک دن میں کورونا کے 3 لاکھ سے زیادہ کیسز دیکھے گئے ہیں۔ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، آپ سب کو ہمیں دعا کرنی چاہیے۔ بے شک ہمارے ان سے حالات ٹھیک نہیں ہوتے، انڈیا مختلف پروپیگنڈے ہمارے ملک کے خلاف کرتا ہے، لیکن بطور انسان ہمیں انسانیت کے ناطے ان کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے، ہمیں کوشش بھی کرنی چاہیے۔ لیکن ایک بہت اچھی بات یہ ہے کہ جو ایدی فاؤنڈیشن ہے تو انہوں نے ان کو خط بھی لکھا ہے نریندر مودی کو کہ آپ ہمیں جو ہے نا وہ اجازت دیں تو ہم آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں۔ انڈیا میں آکسیجن کا ایک بڑا کرائسس چل رہا ہے۔ جو وہاں دہلی کے جو ڈپٹی کمشنر ہیں انہوں نے بھی یہ بیان جاری کیا تھا مودی سے کہ یہاں کی آبادی 2 کروڑ سے زیادہ آبادی ہے، لیکن مجھے کسی اسپتال سے فون آتا ہے کہ ہمارے پاس آدھے گھنٹے کی آکسیجن ہے، تو کسی سے فون آتا ہے کہ ہمارے پاس 2 گھنٹے کی آکسیجن موجود ہے۔ اب ان لوگوں کو کیا جواب دیا جائے؟ یہ سارے مسائل ہیں وہاں کے، اور ہم دعا کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارا ہمسایہ ملک ہے، ہمیں اس کے لیے مدد کرنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے۔ ناظرین، اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی قیمتی رائے ضرور دیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔